हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को देखने वाले हैं। और इसके बाद हमें जापान का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लोग बता रहे थे कि अभी सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल में आते जा रहा है। मतलब कि जिन्वो का परफॉर्मेंस एक तरह से काफी ज्यादा बढ़िया जा रहा है। और ये सुनने के बाद मासामोटो भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि एक तरह से गोतो का कहना एकदम सही था। और वो आंखें मैंने जब एयरपोर्ट पे देखी और मैं लाखों हंटर से मिल चुका हूँ, लेकिन जिन्वो के आसपास कोई भी नहीं आता। और इसके बाद मासामोटो जब पहली बार जिन्वो से मिला था ना, तो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और अभी यहाँ का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे माफ करना कि मैं आपको ज्यादा ट्रीट नहीं कर सकता। अभी हम सीधा टॉपिक पे आने वाले हैं। और जायंट्स इधर की तरफ आते जा रहे हैं, तो आपको ओसाका को एक तरह से डिफेंस करना होगा। और इसके बाद मासामोटो ने अपने मन में सोचने लगता है कि जिन्वो ताकतवर है, बट वो उतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं है और उसको ना और भी कंट्री से अभी बात करके रखना होगा। और जिन्वो बोलता है कि बट मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद मासामोटो बोलता है कि भाई आखिरकार तेरा प्लान क्या है। और प्रेजेंट में मासामोटो सोच रहा था कि क्या उसका प्लान उन सभी जायंट्स को अकेले हराने का है और ये कैसे कर सकता है। और इसके बाद फाइनली हमें जायंट की शैडो दिखाया जाता है और जिन्वो ना उनके नाम रखने में ना ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो ना काउंटिंग रख देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नाम रख देता है। और इसके बाद जिन्वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि वो जायंट्स के ना और भी कॉप्स के पास जाएगा और उनकी शैडो आर्मीज को ना अपने टीम में ऐड कर लेगा। और उससे पहले ना वो यूजिन को ना थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बोल देता है और यूजिन भी ना उसकी बात मान जाता है। और जिन्वो भी अपने मन में सोचने लगता है कि देखने में तो काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है, बट अभी तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिन्वो का जो शैडो आर्मी है ना, वो पूरे जापान में एक तरह से फैल गया है और वो ना सभी जायंट्स को मार रहे थे। और वहाँ पे जिन्वो की शैडो आर्मी चाहे कितनी बार भी मर रही थी ना, उसके बाद वो अगेन जिंदा हो जा रही थी। और इस कारण जायंट्स भी ना लड़ते लड़ते काफी ज्यादा थक जा रहे थे और उनके पास कोई मौका ही नहीं हो रहा था जिन्वो की शैडो आर्मी को हराने का। और वहाँ पे प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि डंजन ब्रेक हुआ था ना, इस कारण ना छोटे मोटे और भी काफी सारे गेट ओपन हो गए थे और वहाँ से ना काफी सारे लो रैंक के भी हंटर्स बाहर निकलने लगते हैं, मतलब कि मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। और इसके बाद हमें डंजन ब्रेक के 7वीं रात को दिखाया जाता है, मतलब कि 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन्वो और यूजिन ना चारों तरफ घूम रहे थे शहर के अंदर। और यूजिन बोलता है कि सर यहाँ पे अभी तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है और क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं उनके बारे में। और इसके बाद तभी जिन्वो के पास ना हानेकावा आती है और जिन्वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे और कोई हंटर क्यों नहीं दिख रहा। और हानेकावा बोलती है कि टोक्यो में ना मेरे अलावा और कोई भी हंटर नहीं है और अभी टोक्यो में जो खतरा फैल रखा है ना, इसको हम बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। और एक तरह से देखा जाए तो जापान में ना अभी काफी ज्यादा खतरा हो गया है, मतलब कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसके बाद हानेकावा बताने लगते हैं कि यहाँ पे काफी कुछ बीत गया, 3 एस रैंक हंटर्स भी मारे गए। और फनी बात तो ये थी कि यूरी भी ना उन्हीं 3 में से एक था। और इसके बाद जिन्वो बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब मुझे लगता है कि अब उस बड़े वाले से लड़ने का टाइम आ गया है। और इसके बाद फाइनली हमें मेन बैटल देखने को मिलने वाला था काफी जल्दी। और इसके बाद जिन्वो बताने लगता है कि पूरे सिटी में आग लग रखा है और ये देखने में ना एकदम डीमन कैसल की तरह लग रहा है। और अगर डीमन कैसल में मुझे इसी चीज का हिंट दिया जा रहा था कि आखिरकार आगे जाके तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आर्किटेक्ट आखिरकार मुझे क्या बताना चाह रहा था। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि डीमन कैसल में जो कुछ भी हुआ था ना, वो एक तरह से ना फ्यूचर था जो कि उसको बताया जा रहा था, जिन्वो को बताया जा रहा था और अभी रियलिटी के तौर पे दिखाया जा रहा है। और जिन्वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं यहाँ पे सभी लोगों को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं शुरू करता हूँ। और हानेकावा बोलते हैं कि सर बट अभी बाकी हंटर्स को आना तो बाकी है ना। और जिन्वो बोलता है कि मुझे उनकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमें मिनोरू और कनाई का सीन दिखाया जाता है और ये ना जापानीज एस रैंक के हंटर थे और लिटरली केवल एक जायंट को मारने में ना दोनों की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। और इसके बाद हमें जिन्वो की सारी शैडो आर्मी दिखाई जाती है जो कि एक साथ इकट्ठा हो रही थी और लिटरली भाई उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। और बेरू को तो आप लोग जानते हो भाई, वो हमेशा स्टाइल मारने की कोशिश करता है और वहाँ पे भी काफी बैडेस्ट तरीके से एंट्री करता है अपनी। और सबसे पहले जिन्वो के सामने वो अपना रिस्पेक्ट दिखाता है और जिन्वो भी बोलता है कि अच्छा तुम सभी यहाँ पे आ गए। और बेरू को भी बोलते हैं कि तुम एकदम रेडी हो ना। और इसके बाद जिन्वो यूजिन को बोलता है कि जल्दी से तुम हानेकावा को यहाँ से लेके चले जाओ। और इसके बाद हानेकावा और यूजिन ना वहाँ से चुपचाप कल्टी खा लेते हैं। और इसके बाद फाइनल बैटल स्टार्ट होने वाला था और जिन्वो ना अराइज बोलता है और वहाँ पे जितने भी मरे हुए जायंट थे ना, वो सभी अराइज हो जाते हैं और सभी ना जिन्वो के शैडो आर्मी का एक पार्ट बन जाते हैं। और इसके बाद जिन्वो भी फाइनली ऑर्डर देता है अपने शैडो आर्मी को उस जायंट के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसके बाद जिन्वो की शैडो आर्मी ना उस जायंट पे अटैक करने के लिए जाती है और लिटरली भाई काफी ज्यादा संख्या थी उसकी शैडो आर्मी की। और वो सभी शैडो सोल्जर्स ना जायंट के पास पहुंचने वाले थे और तभी जायंट अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों को देखने के बाद ना जिन्वो को इतना पता चल जाता है कि भाई इस जायंट का मकसद है मेरे सभी शैडोज को मारने का। और इसके बाद जायंट एक अटैक करता है और लिटरली वहाँ पे काफी सारे शैडो सोल्जर्स मारे जाते हैं। और इसके बाद वो ना इसी तरीके से एक और अटैक करता है और लिटरली जायंट का अटैक ना काफी ज्यादा पावरफुल था। और ये पावर देखने के बाद ना जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि भाई ये केवल एक अटैक कर रहा है और मेरे इतने सारे शैडो सोल्जर्स को अकेले हराते
जा रहा है, मतलब कि सिर्फ एक अटैक में। और एक तरह से देखा जाए तो जिन्वो ना अपने मन ही मन में ना उस जायंट की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और इसके बाद जिन्वो बताने लगता है कि प्रॉब्लम्स को खत्म करने का ना दो तरीके होते हैं। जिस चीज से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे पहला रीजन है कि तुम उससे दूर चले जाओ, तुम्हें उससे प्रॉब्लम ही नहीं होगा उसके बाद। और दूसरा, जो चीज तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहा है उसको ना एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक दो, ताकि वो दोबारा तुम्हें कभी परेशान कर ही ना सके। और इसके बाद तभी जायंट के ऊपर ना एक फायर अटैक आता है और साथ ही पीछे से ना एक शैडो आर्मी वाला जायंट उसके ऊपर अटैक करता है। और इसके बाद सबसे पहले बड़ा वाला जायंट फायर अटैक को रोकता है और इसके बाद जो पीछे से जो जायंट शैडो आ रहा था ना उसको बीच से ही काट देता है। और इसके बाद ना काफी सारे एंट्स ना जाते हैं उस जायंट को मारने के लिए, बट वो जायंट ना एक बार पांव हिलाता है और वहाँ पे जितने भी एंट्स थे ना सभी का पत्ता कट जाता है। और अभी बेरू और इग्रिस की भी बारी आ गई थी बैटल के लिए, लेकिन जिन्वो ना उनको रोक के रखता है और वो सोचता है कि मैंने इस बड़े वाले जायंट से इतना तो उम्मीद किया ही था, और अभी मेरे पास माना की बिल्कुल भी कमी नहीं है और मैं इस पे तब तक अटैक करते रहूंगा अपने शैडो आर्मी की मदद से जब तक कि मुझे इसकी कमजोरी के बारे में ना पता चल जाए। और इसके बाद हमें वो बड़ा वाला जायंट दिखाया जाता है जो कि लिटरली भाई लगातार जिन्वो के शैडो आर्मीज को मारे जा रहा था। वो काफी आसानी से उनको निपटाया जा रहा था और जिन्वो का जो माना था ना उनके नंबर्स ना काफी स्पीड में कम होते जा रहे थे। और इसके बाद जिन्वो सोच रहा होता है कि इस जायंट की जो बॉडी है ना वो एकदम ऐसा फील हो रहा है कि उसने आर्मर पहन रखा है अपने बॉडी के ऊपर, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि। और अभी वो जायंट ना हमारे अटैक को ना एक तरह से डिफेंड करने की भी कोशिश नहीं कर रहा। और इसके बाद तभी जिन्वो नोटिस करता है कि जब फायर अटैक हो रहा था ना तो जायंट ने ना अपनी आंखों को ना प्रोटेक्ट किया था। और इसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि आखिरकार क्या करना है। और इसके बाद तभी जिन्वो काइजर को बुलाता है और उसके ऊपर काइजर, बेरू और इग्रिस तीनों बैठ जाते हैं, मतलब कि जिन्वो, काइजर नहीं, जिन्वो बैठता है उसके ऊपर। और इसके बाद बेरू ना काफी स्पीड में जायंट के ऊपर अटैक करता है, बट जायंट ना काफी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। और इसके बाद इग्रिस भी ना उस जायंट के ऊपर ना अपना थंडर अटैक करता है और वो अटैक ना जायंट की आंखों पे किया जा रहा था, बट तभी ना जायंट उस अटैक को ना काफी आसानी से डॉज कर लेता, मतलब कि अपने आंखों पे नहीं लगने देता। वो अटैक जाके बिल्डिंग पे लगता है और जिन्वो भी सोच रहा था कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। और इसके बाद वो जायंट बिना इग्रिस के ऊपर काफी तगड़ा वाला अटैक करता है, बट इग्रिस तो उस अटैक से बच जाता है, लेकिन काइजर नहीं बच रहा, उसको काफी तगड़ा वाला लगता है। और जायंट को लग रहा था कि उसने ना इग्रिस को भी निपटा दिया है, बट तभी वो नोटिस करता है कि इग्रिस ना उसके कंधे पे चढ़ा हुआ था। पहले उसको नहीं पता था, बाद में जाके पता चलता है। और इसके बाद अगेन इग्रिस ना थंडर अटैक करता है जायंट के ऊपर और जायंट ना अपने हाथों की मदद से ना उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। और वो जो थंडर अटैक हुआ था ना तभी उस थंडर अटैक में से ना जिन्वो बाहर निकलता है और इसके बाद वो ना उस जायंट का ना एक आंख कोई फोड़ देता है। और जिन्वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता था। और इसके बाद बेरू भी ना काफी तगड़े वाले अटैक करता है जायंट्स के ऊपर। और इस टाइम पे जिन्वो ना काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा था, लिटरली भाई आप लोग खुद देखो, काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा था। और इसके बाद वो अपने कमांडर अथॉरिटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इसके बाद बेरू और जिन्वो दोनों एक साथ ना भाई उस बीस्ट के ऊपर ना काफी तगड़ा वाला अटैक कर रहे थे। और ये चीज देख के ना हानेकावा भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बताती है कि ये लड़ाई ना एक हंटर और एक बीस्ट की तो है ही नहीं, ये लड़ाई ना दो मॉन्स्टर के बीच में हो रहा है। और इसके बाद अगेन हमें जिन्वो और बेरू दिखाए जाते हैं जो कि लगातार अभी तक उस बीस्ट के ऊपर काफी खतरनाक वाला अटैक किए जा रहे थे। और इसके बाद फाइनली जिन्वो और बेरू ने मिलकर ना उस जायंट को हरा दिया था वहाँ पे, मतलब कि लिटरली भाई इतने खतरनाक से मॉन्स्टर को ना दोनों ने मिलकर काफी आसानी से हरा दिया, उतना ज्यादा इनको मेहनत नहीं करना पड़ा। इसके बाद तभी जिन्वो के पास नोटिफिकेशन आता है कि अपने एनिमी को आपने हरा दिया। और अभी इसके बाद जिन्वो का लेवल भी काफी ज्यादा अप हो जाता है, बट उसके पास ना ये वाला नोटिफिकेशन नहीं आता कि आपने इस डंजन के ओनर को हरा दिया। और जिन्वो को पता चल गया था कि भाई अभी तक ये रेड खत्म नहीं हुआ। और साथ ही फनी बात तो ये थी कि जिन्वो उसकी शैडो को भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट वो भी नहीं हो पाता। और इसके बाद तभी जिन्वो को काफी खतरनाक सा कुछ एहसास होता है और वो ना यूजिन को पीछे रहने के लिए बोलता है। और जिन्वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या है, और हमें ना एक खतरनाक सा कुछ आता हुआ नजर आता है। और तभी हमें पता लगता है कि वो ना बेरू था। और जिन्वो सोच रहा था कि अब ये जायंट मॉन्स्टर ना मर चुका है, लेकिन उसके बाद भी बेरू के माना को हाइड करने के लिए ना इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना इनफ है इसके लिए। और वो जो डेंजन था ना उसके अंदर से ना काफी तेज माना का ना तूफान आ रहा था और वो लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल तूफान था ना कि ना जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो ना यूजिन की तरफ मुड़ के देखता है। और इग्रिस ने ना यूजिन को संभाल के रखा था और जिन्वो के फेस पे यहाँ तक कि कट भी आ जाता है लिटरली भाई उस तूफान से सिर्फ। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि यूजिन तुम यहीं पे रुको और मैं अंदर देख के आता हूँ आखिरकार क्या सीन है। और इसके बाद तभी जिन्वो काफी स्पीड में डेंजन के अंदर चला जाता है और अंदर की जगह ना काफी ज्यादा डिफरेंट था। और इसके बाद तभी बेरू बोलता है कि मास्टर क्या आपने वो आवाज सुनी है? और जिन्वो बोलता है कि हाँ मैंने तो सुना, क्या तुम्हें भी सुनाई दिया वो आवाज? और अभी ना यहाँ पे हंसने की आवाज आ रही थी और जिन्वो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार है कौन अंदर जो कि इतना ज्यादा हंस रहा है। और इसके बाद जिन्वो ना आगे जाने का और भी डिसाइड करता है और तभी ना हमें एक जायंट दिखाया जाता है जो कि बेड़ियों में बंधा हुआ था और वो ना वहाँ पे रूलर्स के बारे में बताने लगता है और साथ ही जिन्वो को ना शैडो मोनार्च करके बुलाता है और वो बोलने लगता है कि जल्दी से मुझे इस जंजीर से फ्री कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि रूलर्स का आखिरकार क्या प्लान है और मुझे बाकी मोनार्च को भी जाके इसके बारे में बताना है। और इसके बाद जैसे वो जिन्वो
जिन्वो को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि तुम तो वो नहीं हो जिसको मैं जानता हूँ। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि अभी तुमने जिनका नाम लिया मतलब कि रूलर्स, क्या तुम्हारी हालत उन्होंने ही ऐसा किया है? और इसके बाद वो भी बोलने लगता है कि उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया बस अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और जिन्वो भी ना उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि अभी तक उसने ना काफी सारे बीस्ट से बात कर लिया है, लेकिन ये जो बीस्ट है ना काफी ज्यादा डिफरेंट है, ये अपनी बातों को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि आखिरकार ये रूलर्स कौन है? और वो जायंट बताता है कि वो मोनार्च का काफी पुराने दुश्मन है। और इसके बाद तभी जिन्वो अपने मन में सोचता है कि अगर वो मोनार्च का दुश्मन है मतलब कि वो मेरा भी दुश्मन हुआ एक तरह से, और क्या उन्होंने ही तुम्हें इस जंजीर के अंदर बांध के रखा है? और वो बोलता है कि तुमने सही कहा, और एक तरह से बताओ तो मैं भी एक मोनार्च हूँ और वो सभी तुम्हारे पीछे भी पड़े हैं और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसको हैंडल कर सको, मतलब कि उन सभी को हरा सको। और जल्दी से मुझे इस जंजीर से आजाद कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करने वाला हूँ। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलते हैं कि भाई तुझे पता है ना कि तू एक बीस्ट है और मैं तेरी बात पे कैसे भरोसा कर लूं? और इसके बाद तभी वो मोनार्च बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हें भरोसा दिलवाता हूँ। और इसके बाद वो ना एक मंत्र को चैंटिंग करने लगता है और तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिन्वो के पास कि जो जायंट मोनार्च है मतलब कि इसका नाम लीगिया होता है और ये ना एक प्रॉमिस कर रहा है तुम्हारे आगे। और इसके बाद जिन्वो सोचता है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए और वो डिसाइड करता है उसको आजाद करने का। और लीगिया भी बोलता है कि अच्छा ठीक है तो जल्दी से तुम मुझे आजाद कर दो। और जिन्वो ना वहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करता है बट वो बोल नहीं पाता। और ये जो अभी प्रॉमिस किया गया था ना इसके अंदर ना कोई झूठ नहीं बोल सकता एक तरह से। अगर आप झूठ बोलने की कोशिश करोगे ना तो आप नहीं बोल पाओगे, जैसे अभी जिन्वो नहीं बोल पा रहा था। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि आखिरकार तुम इतने आसानी से कैसे मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हो? और लीगिया को ना कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद जिन्वो ना डेंजन के मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है और वो बोलने लगता है कि भाई तू थोड़ा पागल वागल है कि तू मोनार्च को और एक डेंजन के बीस्ट को कैसे कंपेयर कर सकता है? और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि क्या तुम रूलर्स उन्हीं को बोल रहे क्या जिनके विंग्स होते हैं और जो सिल्वर कलर के होते हैं? और लीगिया बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और वो सभी रूलर्स के एक तरह से सोल्जर्स है। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि आखिरकार रूलर्स बीस्ट को इस दुनिया में क्यों भेज रहे हैं? और लीगिया बताने लगता है कि वो लोग वॉर की तैयारी कर रहे हैं और तुम्हारी दुनिया को ना वो लोग एक बैटल फील्ड में चेंज करना चाहते हैं और इस कारण वो मोनार्च से फिर से फाइट करना चाहते हैं। और जिन्वो को ना एक तरह से लीगिया की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो बोलता है कि आखिरकार ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है? और इसके बाद लीगिया बताने लगता है कि वो लोग ना तुम्हारी दुनिया को माना से इम्यूट कर रहे हैं। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जब मैजिकल बीस्ट गेट से बाहर निकलते हैं तो उसे ऐसा कर्ज के तौर पे देखा जाता है और जब माना क्रिस्टल बाहर निकलते तो उसको एज अ ब्लेसिंग के तौर पे देखा जाता है। और माना क्रिस्टल या फिर असैसिन स्टोन जो होता है उसको तुम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो एक तरह से। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि आखिरकार तो जिस वॉर की बात कर रहा है उस वॉर का मतलब क्या है? और लीगिया बताने लगता है कि अभी एक रीमैच होने वाला है मोनार्च और रूलर्स के बीच में और उस बैटल के दौरान तुम्हारी दुनिया ना एकदम हेल में बदल जाएगी और इसलिए तुम्हें जल्दी करना होगा, मुझे जल्दी से आजाद करो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर रूलर्स या फिर मोनार्च किसी को भी पता लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ मिल गया हूं तो काफी ज्यादा खतरा हो सकता है और क्या पता रूलर्स ने अपनी प्लानिंग स्टार्ट भी कर दी हो। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि रूलर्स मेरे पीछे आने वाले हैं बट आखिरकार वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? और इसके बाद तभी लीगिया बताने लगता है कि इसके बारे में तुम्हें अभी तक नहीं पता क्या? तुम्हें जिसकी पावर मिली है वो एक मोनार्च है और उस मोनार्च ने बाकी सभी मोनार्च को धोखा दिया था और अभी तुम मोनार्क और रूलर्स दोनों का टारगेट हो और मैंने कसम लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा अंत तक। और क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहोगे या फिर मेरी मदद नहीं लेना चाहोगे? और इसके बाद तभी पता नहीं क्यों अचानक से जिन्वो ना अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और वो हल्का फुल्का ना वहाँ पे ऐश बॉर्न की तरह भी शो होने लगा था। और जिन्वो बोलता है कि अगर तू सच में मेरी मदद करना चाहता है तो तू मेरा शैडो सोल्जर बन जा। और अभी ऐश बॉर्न की झलक देखने के बाद ना लीगिया भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और इसके बाद तभी वो बताने लगता है कि मोनार्क और रूलर्स ने ना स्पिरिचुअल बॉडी को पोजेस कर रखा है और अगर तुम उन्हें मार दो तो वो बॉडी ना एक तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, इस कारण तुम उन्हें ना अपने शैडो सोल्जर्स में ना समन नहीं कर सकते और इस कारण मैं तुम्हारा सोल्जर नहीं बन सकता। और सच बताओ तो मैंने तुझे एक रीजन भी दे दिया है मुझे आजाद करने का। और इसके बाद जिन्वो ना अपना डैगर निकालता है उसको आजाद करने का। अभी उसको फील तो नहीं हो पा रहा था बट उसके बाद भी वो करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद वो ना उस मॉन्स्टर का ना एक बेड़ियों को तोड़ देता है, एक हाथ की बेड़ियों को मतलब की। और इसके बाद वो दूसरी बेड़ियों को तोड़ने वाला था बट उससे पहले बोलता है कि इसका मतलब यही है ना कि तुम ह्यूमंस के साइड हो। और वहाँ पे लिटरली लीगिया ना कुछ भी नहीं बोलता, वो बस एकदम चुपचाप रहता है। और जिन्वो काफी गुस्से में बोलता है कि भाई कुछ बोल, आखिरकार तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। और इसके बाद तभी जिन्वो ना उसके गर्दन पे ना एक स्टोन को देखता है और इसके बाद जिन्वो बोलने लगता है कि जब तक वो असैसिन स्टोन तुम्हारे गर्दन पे लगा हुआ है तुम्हें तब तक रूलर्स की आवाज सुनाई देगी कि तुम्हें ह्यूमंस को मारना होगा। और एक तरह से देखा जाए तो तुम भी दूसरे बीस्ट की तरह हो। और इसके बाद लीगिया को ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ना अपने एक हाथ की मदद से ना जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वो ना काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके बाद जिन्वो अपने डैगर की मदद से अटैक करता है और बोलता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से फ्री नहीं कर सकता। और इसके बाद जिन्वो उसके क्लोज जाता है
और बोलता है कि तू ना प्रॉब्लम काफी ज्यादा खड़ी कर सकता है। और लीगिया बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, ये काम मैं नहीं करने वाला, ये काम तुम करने वाले हो। और इसके बाद लीगिया ना अचानक से अगेन अटैक करता है जिन्वो के ऊपर, बट जिन्वो ना अगेन अपने डैगर की मदद से अटैक करता है लीगिया के ऊपर। और अभी तो उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था और लीगिया ना भी काफी ज्यादा घायल हो गया था। और वो बताता है कि तू फिक्र बिल्कुल भी मत कर, तेरी दुनिया ना काफी जल्दी ना एक बैटल ग्राउंड में चेंज होने वाला है और मैं काफी ज्यादा प्रेयर करूंगा कि जिन लोगों को तू बचाना चाहता है वो सभी इसी आग में जल के मारे जाएंगे। और जिन्वो बोलता है कि भाई तू फिक्र बिल्कुल भी मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इसके बाद जिन्वो तभी उसका गर्दन उड़ा देता है और इसी के साथ लीगिया का खेल हो जाता है खत्म। और लिटरली भाई इसको हराने के बाद ना जिन्वो का लेवल है काफी ज्यादा अप होता है, मतलब कि इससे पहले 103 या फिर 104 लेवल था और अभी सीधा 122 लेवल हो जाता है जिन्वो का। तो सोच सकते हो भाई एक मोनार्च को हराने के बाद कितना ज्यादा लेवल अप हुआ है जिन्वो का। और जिन्वो काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था कि उसको ना सोल्जर्स में चेंज नहीं कर पाया, शैडो सोल्जर्स में, बट उसका ना एक बॉडी पार्ट ले लिया, एक मेटल का कुछ टुकड़ा होता है। और इसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग ना एक बंदे से मिलने के लिए आए थे और वो दो लोग जिस बंदे से मिलने के लिए आए थे उसका नाम क्रिस्टोफर रेड था। और मैं आपको इतना बता दूं 5 नेशनल लेवल हंटर में से ये भी एक हंटर है। और रेड से मिलने के लिए डेप्टी डायरेक्टर और साथ ही स्लेनर आए थे और वो बंदा इसके बाद सीधा बोलता है कि भाई अगर तुम मुझे गेट वेट पे भेजने के लिए आए हो ना तो मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और सेलर बोलते हैं कि कोई इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और रेड बोलता है कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो वो आखिरकार है क्या। और सेलर बताते हैं कि मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि तुम ना मारे जाने वाले हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।